वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज मोहम्मद सादिक। इस सीरीज का पार्ट 10 का पार्ट 3 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मालूम है कि पार्ट 10 की जो सीरीज चल रही है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की चल रही है। यानी पार्ट 10 का पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च, फिर पार्ट 10 का पार्ट 2 जो हमने डिस्कस किया उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोचेस और उनके मेथड के बारे में जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दो सीरीज और आएगी, फिर उसके बाद जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कंप्लीटली जो है पढ़ लेंगे, फिर हम मूव करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च पे। सॉरी गाइस इस चीज के लिए कि आपकी वीडियो जो है स्किप हो गई थी, क्योंकि आंसर की आ गई थी आप लोगों की, तो उसे में हम लोग भी लगे हुए थे, आप लोग भी उस चीज में थे। तो आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे इथनोग्राफिक रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च, और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे केस स्टडी रिसर्च के बारे में, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का सबसे अहम पार्ट है और सबसे अहम जुज होता है इथनोग्राफिक रिसर्च। एंड ये तीनों टाइप्स जो होती हैं हमें इनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक एक करके हम चीजों को समझते हैं। इथनोग्राफी रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑफन यूज्ड इन कल्चर। तो देखिए इसका कीवर्ड यही है, एक ऐसी रिसर्च है जो कल्चर में यूज की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी कल्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, किसी कल्चर से रिलेटेड हमें डेटा लेना होता है, तो उसके लिए जो रिसर्च यूज की जाती है वो क्वालिटेटिव रिसर्च का इथनोग्राफिक रिसर्च जो है यूज की जाती है। डेटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज। तो यहाँ पे जो डेटा का रिसर्चर कलेक्शन करता है, डेटा जो जमा करता है कल्चर के बारे में, वो इन मेथड का इस्तेमाल करता है। यानी ऑब्जर्वेशन मेथड इस्तेमाल करेगा और इसी तरीके से इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल करके डेटा यहाँ पे लेता है, which are then used to draw conclusion about how societies and individual function। ताकि वो इस चीज का कंक्लूजन ड्रा कर सके, ये नतीजा निकाल सके कि कैसे सोसाइटी और इंडिविजुअल लोग जो है फंक्शन करते हैं कल्चर के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर नेपाल के कल्चर के बारे में आपको स्टडी करनी है, यानी नेपाल के लोगों के बारे में आपको जानना है कि ये शादी विवाह विवाह जो है किस तरीके से करते हैं, इनका खाने का ट्रेडिशन क्या है, इनका पहनने का ट्रेडिशन क्या है, इनके यहाँ शादी करने का जो तरीका होता है, जो रीति रिवाज जिसको हम ट्रेडिशन बोलते हैं, ये सारी चीजें जो है किस तरीके से होती है, या फिर ये अपने त्योहार या फेस्टिवल को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि हर कल्चर में, हर मजहब में अगर देखा जाए कुछ ना कुछ ट्रेडिशन होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको नेपाल के कल्चर की यानी इनके पूरे ट्रेडिशन और ओवल चीजें हिस्ट्री के तौर पे आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो रिसर्च करोगे वो इथनोग्राफी रिसर्च करोगे। और इथनोग्राफी रिसर्च में आप जो तरीका इस्तेमाल करोगे डेटा लेने के लिए, या तो आप ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन मेथड ये वो मेथड होता है जहां पर रिसर्चर उस कल्चर का जाकर पार्ट बन जाता है, यानी नेपाल के अंदर चला जाएगा और वहां पर जा जाकर सिर्फ लोगों को देखेगा। अगर कहीं पर शादी विवाह हो रहा, वहां पर जाएगा, अपनी आंखों से उस चीज को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, खाने पीने को देखेगा, उनके पहनने ओढ़ने को देखेगा। इस तरीके से जो भी उनके कल्चर में जिस तरीके की एक्टिविटी की जा रही हो, वहां पर रिसर्चर जो है सिर्फ उनको ऑब्जर्व करेगा और देखेगा, और अपनी हिसाब से ऑब्जर्व करके डेटा का कलेक्शन कर लेगा। एक दूसरा तरीका होता है इंटरव्यू, जिसको आजकल मास मीडिया वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रिसर्चर भी इस चीज का इस्तेमाल करता है। रिसर्चर नेपाल के अंदर जाएगा और वहां के लोगों से पूछ पूछ कर जो है डेटा का कलेक्शन करेगा कि आप ये काम क्यों करते हैं, या इस तरीके की एक्टिविटी आपके कल्चर में क्यों की जाती है। कुछ इस तरीके की चीजें जो है रिसर्चर यूज करेगा इंटरव्यू में, और उस कल्चर से रिलेटेड डेटा का कलेक्शन करेगा। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहे हैं कि अ कल्चर इज शेयर एटीट्यूड्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड मैरिटियल थिंग्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ग्रुप ऑफ पीपल में कौन से लोग होंगे, वही कल्चर के लोग होंगे, ठीक है। यानी जब भी आप किसी कल्चर की स्टडी करते हो तो उस कल्चर से बहुत सारा डेटा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे उस कल्चर का बिहेवियर आपको पता चलता है, उस कल्चर के वैल्यूज आपको पता चलते हैं, उस कल्चर की लैंग्वेज क्या है, उसके नॉर्म्स, ट्रेडिशन, उसूल, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ठीक है, उसका एटीट्यूड क्या है, और उनका मैरिटियल स्टेटस किस तरीके से होता है, शादी विवाह के दरमियान उनका जो प्यार संबंध बनता है वो किस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके की नॉलेज जो है आपको इथनोग्राफिक रिसर्च में मिलती है, क्योंकि इथनोग्राफी रिसर्च जो है ये कल्चर की स्टडी करने के लिए ये रिसर्च यूज की जाती है। ठीक। तो इथनोग्राफी रिसर्च की टू टाइप्स हैं। एक है ओवर्ट इथनोग्राफी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। एक है कोवर्ट इथनोग्राफी या कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या फर्क है, दिस इज वेयर द ग्रुप बीइंग स्टडीज नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। देखिए ओवर्ट इथनोग्राफी ये वो स्टडी होती है जहां पर जिस कल्चर की हम स्टडी कर रहे हैं उस कल्चर के लोगों को मालूम होता है कि हमारे ऊपर रिसर्च की जा रही है। जैसे एज अ रिसर्चर मैं नेपाल में गया हूँ स्टडी करने के लिए, तो वहां पर नेपाल के लोगों को
मालूम है कि मैं एक रिसर्चर हूं और ये बंदा, ये पर्सन जो है मेरे ऊपर आया है रिसर्च करने के लिए, मेरे कल्चर से रिलेटेड डेटा लेने के लिए आया है, ठीक है। कोवर्ट, तो इसको आप याद रख सकते हो, ओवर्ट मीन्स जो ओपन हो, ठीक है। यानी एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पर ये ओपनली सारी चीज होती है, क्योंकि कल्चर के लोगों को पता चलता है ओपनली तौर पे कि उन पर रिसर्च की जा रही है। कोवर्ट इथनोग्राफी, ये इसको हम बोलते हैं कवर, यानी जहां पर कल्चर के लोगों को नहीं पता होता है, बल्कि रिसर्चर एक तरीके से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाता है और कल्चर के लोगों को नहीं पता चलता कि उन पर रिसर्च की जा रही है, और रिसर्चर अपने एतबार से वहां पे काम करता है और डेटा लेकर चला आता है। दिस वेयर द ग्रुप बीइंग स्टडीड डजंट नोन दे आर बीइंग ऑब्जर्व, यानी जहां पर उस कल्चर के लोगों को नहीं पता चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है या उन पर स्टडी की जा रही है, ठीक है। तो कोवर्ट इथनोग्राफी मींस यानी जो चीज कवर की कर दी जाती है, यानी जहां पर चीजों को छुपा दिया जाता है। कोवर्ट जो ओपन होती है, यानी दोनों लोगों को पता चलता है, ठीक। एक होता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। ये वर्ड तो हमने कई बार यूज किया है कि किसी भी इवेंट या किसी भी सिचुएशन को जो है हम फिनोमिना बोलते हैं। लेकिन अगर हम फिनोमिना लॉजिकल रिसर्च का वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लिव्ड फिनोमिना की स्टडी करते हैं, यानी ऐसा फिनोमिना, ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जिसको आपने झेला है, जिस चीज को आपने महसूस किया है, यानी जो मुसीबत आप पर गुजरी हुई है। जैसे अगर आपको कोरोना हुआ है और मैं आप पर स्टडी कर रहा हूं, आपसे कोरोना के बारे में मालूमात ले रहा हूं कि कोरोना जब हुआ था आप कैसा फील कर रहे थे, तो ये एक लिव्ड फिनोमिना है, क्योंकि आपने उस चीज को महसूस किया है। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका हाथ पैर टूट गया है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका हाथ पैर टूट गया था, तो आपने कैसा महसूस किया, कितनी तकलीफें जो है आपको हुई है, कितना दर्द आपने महसूस किया है, झेला है। तो ये एक लिव्ड फिनोमिना है, क्योंकि उस चीज को आप ही महसूस कर सकते हो, दूसरा नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि आपके साथ वो वाकया पेश आया है। देखिए, कहने की इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग फिनोमिना थ्रू पीपल्स लिव्ड एक्सपीरियंस, जहां पर हम लोगों के उन एक्सपीरियंस की स्टडी करते हैं या लोगों के उन एक्सपीरियंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसको उन्होंने जी रखा है, जिसको उन्होंने झेल रखा है। एग्जाम्पल देखो, इंटरव्यूइंग द वाइफ्स ऑफ 10 प्रिजनर्स ऑफ वार एंड आस्किंग देम टू डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस। कह रहे हैं कि जंग के 10 कैदियों की बीवियों का हम इंटरव्यू ले रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस से डिस्क्राइब करो। अब देखो, यानी हम उन औरतों से क्वेश्चन कर रहे हैं जिनके हस्बैंड को कैद में डाला गया है, ठीक है। तो आप खुद सोचो जनरल तौर पे कि जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं तो वो औरतें कितनी मुसीबत में होती है, बाल बच्चों को कैसे मैनेज करेंगी, घर कैसे चलाएंगे, क्योंकि ये सारा काम जो है आमतौर पे हस्बैंड पे डिपेंड होता है। तो इस चीज को उन्होंने झेल रखा है, ठीक है। यानी उन औरतों से आप इंटरव्यू ले रहे हो जिनके हस्बैंड घर में नहीं है, कैद में है, तो वो कितना मुसीबत का सामना उन्होंने किया होगा या वो कर रही होंगी। तो उस चीज को रिसर्चर इंटरव्यू लेकर जो है जान रहा है और समझ रहा है, ठीक है। अब एक होता है केस स्टडी रिसर्च, इज अ डिटेल स्टडी। इसका मतलब होता है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज अ पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फिनोमिना। देखिए, केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी केस के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, बिल्कुल गहराई में जाकर स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्सन है और इस पर्सन के बारे में आपको पता चला है कि ये चोर है। अब अगर इस पर्सन का बायोडाटा आपको निकालना है, यानी शुरू से लेकर आखिर तक आपको जानना है कि ये कहाँ पे पैदा हुआ, कितनी मर्तबा इसने चोरी की, कब चोरी की, कहाँ पर चोरी की, कितना चोरी किया था, ठीक है। या इसके साथी कौन कौन से, इसका ग्रुप कौन कौन सा है। तो इसका मतलब ये है कि यानी इस पर्सन की पूरी हिस्ट्री हम खंगाल लें, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज ले रहे हैं, तो ऐसे रिसर्च को केस स्टडी रिसर्च बोला जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या सॉल्यूशन है या सिचुएशन है, किसी के बारे में आप ए टू जेड स्टडी जब करते हो तो उसको केस स्टडी रिसर्च बोला जाता है, और ये रिसर्च जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। देखिए, the case study method is known for its particularistic approach, meaning its focus on a specific case or situation in a time। देखिए, केस स्टडी को पार्टिकुलरिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पे जो है हम सिर्फ एक ही केस की स्टडी करते हैं, एक टाइम पे बहुत सारे केसेस की या बहुत सारे लोगों की स्टडी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने इसको ब्रैकेट में नॉट डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं अगर हम बोलते हैं कि केस स्टडी जो है डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि यानी जो केस की हमने डिटेल में स्टडी किया है उस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, बयान किया जाता है उस चीज को खूब कायदे से बितरतीब, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है उस स्टडी को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है।
तो ये था क्वालिटेटिव रिसर्च का जो है थर्ड पार्ट, जिसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच इथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च एंड केस स्टडी के बारे में डिस्कस किया। और ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अच्छी स्लाइड है, ठीक है, और बहुत ही पॉइंटली सारी चीजों को यहाँ पर समराइज किया गया है इन 3 टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है। आप लोग जरूर वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अपना प्रीसियस फीडबैक जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, ठीक है। अगर कुछ कमी या बेशी हो तो आप जरूर उस चीज को इन्फॉर्म करें। वैसे आप लोग फॉलो कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।